કેમ છો સુજાતાબેન, રેખાબેન, બા? અમે નસીબદાર છીએ કે મમ્મીને લકવો થયો કે રાતે 9 વાગે તરત જ અમે ગાડીમાં લઈને એમ્બ્યુલન્સની રાહ જોયા વગર અમે તરત જ હોસ્પિટલ લઈ ગયા એમને અને તમને તરત જ फ़ोन કર્યો। और हाँ, अस्पताल पहुँचते ही सीटी स्कैन हो गया, ब्लड का रिपोर्ट हो गया और 1.5 घंटे के अंदर तो आपने वो लकवा का इंजेक्शन पे दे दिया। वो इससे थोड़ी देर में 2 घंटे के अंदर तो बाकी थोड़ी थोड़ी हाथ पैर की मूवमेंट भी आने लगी और तीसरे दिन तो बाहर चलने भी लगे। 80 साल के ही ज़्यादा उम्र के सुजाताबेन की सास को राइट साइड लकवा था, उसके साथ जबान भी चली गई थी। लकीली उनको खून की गुठली पिघालने का इंजेक्शन देने के बाद में फ़ायदा हो गया था। इसलिए तो कहते हैं कि दिमाग की बीमारियों के लिए टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए तो कहते हैं टाइम इज़ ब्रेन। लकवा के पेशेंट में अगर आप पहले 3 घंटों के अंदर लकवा होने से हॉस्पिटल पहुंच जाओ और इंजेक्शन की सुई कि जिसके अंदर खून पतला करने का यानी खून की क्लॉट डिज़ोल्व करने का इंजेक्शन है, एक्टिलाइज हो या टेलेक्टिपेज हो, वो शुरू हो जाए तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। काफ़ी बार लकवा पूरा अच्छा भी हो सकता है, अच्छा नहीं हुआ तो उसकी तीव्रता काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए लकवा के लक्षण क्या है यह अपने को मालूम पड़ना बहुत ज़रूरी है। आपके दिमाग को खून हृदय के पंपिंग के कारण आगे से 2 कैरोटिड नलियों से मिलता है और पीछे से वर्टिब्रल आर्टरीज, आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके दोनों बाजू से वो वर्टिब्रल आर्टरी जाती है। उनके लक्षण क्या है? अगर समझो आपकी लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी में ब्लॉक हो गया या कैरोटिड आर्टरी सिस्टम में ब्लॉक हो गया तो आपको जो लकवा होगा वो राइट साइड में होगा और लेफ़्ट साइड में अगर ब्लॉक हुआ तो कभी आपकी जबान भी पूरी जा सकती है। अगर यही ब्लॉक आपके राइट कैरोटिड आर्टरी में हुआ तो असर लेफ़्ट साइड में होगा और आपके वर्टिब्रल आर्टरीज़ में खून कम चल रहा है तो जो लक्षण मिलते हैं वो है आपको चक्कर से आते हैं, बैलेंस जाता है, आप बैठोगे तो शायद लगता है इस साइड गिर रही हूँ, चलने में भी बैलेंस जाता है, आपको शायद आँख में डबल दिखता है या आँख में एक आध आँख पूरी घूमती नहीं है, खाने में निगलने में कोई तकलीफ़ होती है, नाक में से निकल जाता है पानी, कभी ठसका लग जाता है, तो अलग अलग लक्षण दिखते हैं। और उसके साथ में अगर समझो बेसिलर आर्टरी में ऊपर तक ब्लॉक चला गया होगा तो काफ़ी बार तो आपको एक्चुअली शरीर के दोनों भागों में असर दिखता है कि यहाँ तक आप कोमा में भी जा सकते हो। तो अभी कभी क्या आँख पे असर आ जाता है, मैंने बोला था आपको, तो आँख में जो असर आता है वो या तो आँख में से डबल दिखता है, धुंधला दिखता है, आँखें घूमती रहती है ऐसी, पर कोई को सडनली आँख में दिखने का बंद हो जाता है तो वो भी एक लकवा का ही प्रकार है। नहीं तो काफ़ी बार अपने सोचते हैं कि अरे आँख में से दिखने का बंद हुआ है तो आँख के डॉक्टर को दिखा दो। तो इसलिए अब इतनी सारी चीज़ें अपन कैसे ध्यान में रखेंगे, इसलिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है, थ्रोम्बोलाइसिस करना है तो बी फास्ट। बी फास्ट का मतलब है चलो फेस, मुंह के ऊपर असर लग रहा है, मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इधर से पानी निकल रहा है, कभी बोलने में भी तकलीफ़ लगती है उस टाइम पे। दूसरा आर्म, हाथ आपका सीधा टिक नहीं रहा, नीचे जा रहा है या हाथ में कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है, अब ये पेन है, ये लेना है, मैंने लिया, मैंने इधर रखने को बोला तो ऐसे जा रहा हाथ, तो क्योंकि मालूम नहीं पड़ रहा है इसलिए हाथ में बैलेंस जा रहा है। और सेम प्रॉब्लम पैर में भी हो सकती है या टोटल ताकत निकल जाती है, आपके हाथ में अब मेरा ये पेन पकड़ा हुआ गिर गया क्योंकि हाथ में से ताकत निकल गई, तो आर्म। उसके बाद में स्पीच, बोलने में तकलीफ़ होती है, काफ़ी बार आवाज़ बराबर नहीं निकलती, जैसे मेरे को अभी बोलना है तो नो ऐसे करती रहूँगी या टोटल बोलने का बंद हो सकता है। और बैलेंस के बारे में मैंने बताया, वर्टिब्रोबैसिलर आर्टरी, आइज़, आँखों में डबल दिखना या आँख में से सडनली अगर आधे भाग में दिखने का बंद होता है, उसके साथ कभी उसी साइड में हाथ में भी थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, वैसे हो तो 100% वो लकवा का ही लक्षण है, उसमें भी आपको टाइम नहीं बिगाड़ना चाहिए। तो ये हुआ आपका बी फास्ट। और आपको अगर इसमें से कोई भी लक्षण दिखें
तो तुरंत हॉस्पिटल में पहुंच जाना है। अब दूसरी बात कि क्या हर पेशेंट का थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं हॉस्पिटल में आते हैं? तो नहीं। उसके पहले हम देखते हैं शुगर। अगर किसी की शुगर सिर्फ 20-30 है तो उसका शुगर घटने के कारण भी लकवा हो गया होगा, तो पहले वो करेक्ट करते हैं। ऐसे ही जस्ट लकवा है बोल के थ्रोम्बोलाइज नहीं करते। किसी का बीपी समझो 240 है, 150 है, 130 है, तो नेचुरल है, बीपी के कारण भी उसका प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें भी हम थ्रोम्बोलाइज नहीं करेंगे। अगर सीटी एक्चुअली तो क्या होता है, जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो पहला काम हम करते हैं सीटी स्कैन। अगर सीटी स्कैन आपका ब्रेन में नॉर्मल है या एकदम छोटा सा लकवा दिख रहा है तो ही वो केस थ्रोम्बोलाइज के लिए लेते हैं। पर सीटी स्कैन में अगर हेमरेज होगा तो नेचुरली थ्रोम्बोलाइसिस यानी क्लॉट पिघालने का आउट ऑफ क्वेश्चन है। अगर कहीं पे ब्लीडिंग हो रहा है पेशेंट लोग तो भी नहीं हो सकता, किडनीज ख़राब है, क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा है तो भी थ्रोम्बोलाइज नहीं कर सकते हैं। थ्रोम्बोलाइसिस करने के पहले अगर आपके हॉस्पिटल आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आप एम्बुलेंस को बुलाओ या एम्बुलेंस आने में देर लग रही हो तो आपके पास गाड़ी है तो आप तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचने की कोशिश करो। उसी वक्त आप डॉक्टर को फ़ोन करो। हॉस्पिटल में सभी फैसिलिटीज़ हो, ऐसी ही जगह जाइए कि जहाँ पे सीटी स्कैन इन सब कुछ तुरंत वहाँ के वहाँ ही हो सकता है। तो आप पहुँचते ही अगर आप हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करोगे तो वो लोग उसी हिसाब से, अगर सीटी स्कैन या MRI बिजी हो तो आपके लिए थोड़ा फ्री रखेंगे। तुरंत जाते ही सीटी स्कैन हो जाएगा। सीटी स्कैन करने के पहले आपके ब्लड रिपोर्ट्स शुरू हो जाएंगे और आपका टाइम बच जाएगा। अगर थ्रोम्बोलाइसिस करने के बाद भी आपको फ़ायदा नहीं हुआ है तो 6 घंटे के अंदर काफ़ी बार क्या हो जाता है, अगर बड़ी वेसल ब्लॉक हो और वो जो नली के अंदर खून की गुठली है वो इस दवाओं से नहीं पिघली है तो उसको आप थ्रोम्बेक्टमी करके यानी खून की वो नली के अंदर कैथेटर डाल के वो नली निकाल भी सकते हैं। उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग वाले डॉक्टर रहते हैं, कोई भी डॉक्टर ये नहीं कर सकते हैं। फिर अगर समझो आपके पेशेंट आप हॉस्पिटल में लेके गए, शायद 6-8 घंटे हो गए थे या थोड़ा टाइम हो गया था या टाइम नहीं भी हुआ, पर जब डॉक्टर ने सीटी स्कैन किया तो उसमें भी लकवा आ गया है, लकवा का साइज़ बड़ा है, तो नेचुरली थ्रोम्बोलाइसिस या थ्रोम्बेक्टमी कुछ भी नहीं होगा। पर वैसे पेशेंट में काफ़ी बार दूसरे तीसरे दिन दिमाग का सूजन बढ़ जाता है। ये आपका दिमाग है समझो, इसके बीच में आधे भाग में पार्टीशन होता है और इस दोनों बाजू में आपके हड्डियाँ हैं, तो दिमाग इधर तो नहीं जाएगा, वो नीचे से इधर दूसरे दिमाग को दबाना शुरू करेगा। इसलिए जब ऐसे होता है तो आपको डॉक्टर काफ़ी बार बोलते हैं कि डीकॉम्प्रेसिव सर्जरी करनी पड़ेगी। तो डीकॉम्प्रेसिव सर्जरी आप लाइफ बचा सकते हो, ज़िंदगी बच जाती है। पर लकवा होने को जो टाइम लगने वाला है, एक बार लकवा हो गया उतना ही लंबा टाइम लगने वाला है। ऐसे मत समझिए कि डीकॉम्प्रेसिव सर्जरी करके तुरंत लकवा अच्छा हो जाएगा। फिर काफ़ी बार क्या हो जाता है, पेशेंट की नली बहुत ज़्यादा ब्लॉक होती है, तो उसमें हम लोग अगर एक बार लकवा सेटल हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, तो पेशेंट को एडवाइस बोलते हैं कि वापस लकवा नहीं होने के लिए आप लोग आगे स्टेंटिंग या एक्चुअली कैरोटिड एंडार्टेक्टमी आगे प्रोसीजर आप करा सकते हो। जैसे हार्ट के केस में बाईपास होता है, इसमें भी होता है, स्टेंटिंग होता है, इसमें भी होता है। सो काफ़ी चीज़ें हैं, पर सबसे इम्पॉर्टेंट तो है मेडिकल ट्रीटमेंट। अब मेडिकल ट्रीटमेंट में आप क्या करोगे? मेडिकल ट्रीटमेंट करने के पहले आपको 3 चीज़ें नक्की करनी है। लकवा किस कारण से हुआ है? एक तो खून की नली, जो मैंने आपको बताई कैरोटिड वर्टिब्रल आर्टरी, उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस है क्या? एथेरोस्क्लेरोसिस यानी चर्बी का डिपोजिशन, उसके तो ऑलरेडी वीडियो है, वो आप देख सकते हो। तो वो हो तो उसकी सब दवाइयाँ चालू करनी पड़ेगी। अगर पेशेंट को अचानक कहीं से ब्लड लॉस हुआ है या खून एकदम बहुत कम है तो उसके कारण भी लकवा का जैसे काफ़ी बार लक्षण मिल जाते हैं, अंदर की नली सिकुड़ी हुई हो और जो खून जा रहा है वो सफिशेंट नहीं है, तो वो उसकी करेक्शन करना पड़ता है। किसी किसी के खून के प्रमाण बहुत ज़्यादा होता है, हीमोग्लोबिन 18 ग्राम 19 ग्राम, उसके कारण लकवा हुआ हो तो उसका खून निकालना भी पड़ता है और वो क्यों हुआ उसका रिपोर्ट करा के उसकी दवाइयाँ भी करनी पड़ती है। फिर होमोसिस्टिन, वो तंबाकू बहुत खाने वाले या ऐसे किसी को हेरिडिटरी भी होमोसिस्टिन ज़्यादा होता है तो भी खून जाड़ा हो जाता है, तो उसके लिए फिर उनको कायम दवा और होमोसिस्टिन की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। और तीसरा ग्रुप है
हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, क्लॉट हो, वॉल की तकलीफ हो या हार्ट के धबकारे अनियमित हो, एट्रियल फिब्रिलेशन हो, तो ऐसे लोगों को खून पतला करने की दवाइयाँ कायम लेनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं एंटीकोगुलेंट। और उसके साथ में अगर पुरानी दवाइयाँ ले रहे होंगे वार पैसिट्रोमाइसिन, तो उसके साथ बार बार खून भी चेकअप कराना पड़ता है। उसका भी आप हार्ट ब्रेन रिलेशन का एक्चुअली वीडियो देखोगे तो पूरी आइडिया आ जाएगी। तो अब है मेन चीज़ तो मेडिकल मैनेजमेंट ही है। मेडिकल मैनेजमेंट में आप क्या करोगे? पेशेंट को अगर जो भी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, उसको अच्छे से कंट्रोल में रखना है, बराबर। फिर स्टेटिन, एथेरोस्क्लेरोसिस है, चर्बी का डिपोजिशन हो रहा है, नहीं भी हो रहा है तो उम्र के हिसाब से थोड़ा तो होने वाला ही है, तो पेशेंट को स्टेटिन ग्रुप की दवाइयाँ आती हैं, वो कोई भी हो, एटोरवास्टेटिन हो, रोज़वास्टेटिन हो या कोई भी हो, उनको अपने डॉक्टर की सलाह से बराबर फुल डोज में लेनी पड़ेगी। फिर एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, आप सुनते ही है कि 50 के बाद एस्पिरिन लेना चाहिए, क्योंकि खून के अंदर जो प्लेटलेट्स होती है वो एक दूसरों को चिपकने के कारण खून की गुठली होती है। एथेरोस्क्लेरोसिस में वो खून की गुठली के कारण वो प्लेटलेट चिपक के कैसे आपको लकवा हो सकता है, वो नली बंद हो सकती है, बताया है। इसलिए वो प्लेटलेट नहीं चिपकने देने के लिए आपको ये दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह से लेनी पड़ती है। एंटीकोगुलेंट, उसके बारे में मैंने आपको बताया, हार्ट की वॉल की तकलीफ, एंटीकोगुलेंट। खून जाड़ा हो तो भी काफ़ी बार एंटीकोगुलेंट लेना पड़ता है। खून की कमी है उसका करेक्शन, या बाकी जो भी बीमारियां हैं उसका करेक्शन। वेरी इम्पॉर्टेंट चीज़, लकवा के कोई भी पेशेंट को स्मोकिंग, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, उनसे लकवा होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो फिर अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है, या लकवा होने के बाद भी लकवा रोकने के लिए डाइट, सिंपल खाना, फास्ट फूड ज़्यादा नहीं तो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड सब बढ़ जाएंगे। कसरत रेगुलर करो, बराबर है। नींद पूरी होनी चाहिए, नींद नहीं होगी तो भी काफ़ी बार लकवा होने का इंसिडेंस बढ़ जाता है। स्ट्रेस आपको मैनेज करने आना चाहिए। आपका स्ट्रेस मैनेज करने के लिए मोस्टली तो प्रॉब्लम टाइम की होती है, आप टाइम मैनेजमेंट बराबर नहीं कर सकते हो, उसमें स्ट्रेस बढ़ जाता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी मेडिसिन है, डायबिटीज़, प्रेशर, स्टेटिन, एस्पिरिन, सब या एंटीकोगुलेंट, जो कुछ भी है आप बराबर लीजिए तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इन केस आपको अगर लकवा जैसे कोई भी लक्षण लगता है तो आपके लिए थ्रोम्बोलाइसिस है। और ध्यान में रखिए, बी फास्ट, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। मेरा नेक्स्ट वीडियो है लकवा के बाद और लकवा होने के कारण। थैंक यू।